अर्दोगान साहब जो हैं, जो आपके बड़े दोस्त हैं, वो ओआईसी के अंदर जो कश्मीर कमेटी है उसके हेड है, मगर कश्मीर का कोई जिक्र नहीं आया। इनको तो अपने दफ्तरों के बाहर अब्दुल बासित में थोड़ी ये सख्त बात करें, इनको ताले लगा देने चाहिए। कश्मीर में जो है इनको नजर भारत पे कोई प्रेशर नहीं है जी, ना मतलब इंटरनेशनल प्रेशर कोई बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से क्योंकि भारत एक ह्यूबरिस्टिक पावर हो गई, एरोगेंट पावर हो गई, इनका ख्याल ये है कि वो जो कुछ करें, क्योंकि उनका इकोनॉमिक क्लाउड बढ़ गया है, डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ गया है। मेरे भाई आप मुझे ये बताएं, आपने क्या किया है? आपने फैसला किया है कश्मीरियों के लिए लड़ने का, आप लड़े हैं, आप लड़ते हैं, आप लड़ाई शुरू करते हैं, आप कश्मीर की आजादी के लिए एफर्ट करते हैं, आप जिहाद करते हैं। उसके बाद तुर्की या कोई इस्लामी मुल्क नहीं आता आपके लिए मदद के लिए, तो फिर आप शिकवा करते हैं, फिर आप नाराज होते हैं। छप्पन मुस्लिम देशों में से पाकिस्तान को केवल टर्की पर ही भरोसा था कि वह पाकिस्तान के पीछे विशेषकर कश्मीर के मुद्दे पर खड़ा दिखेगा, लेकिन अब टर्की भी पाकिस्तान के हरकतों के कारण पीछा छुड़ाने में लगा हुआ है। दिनों दिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान के अछूत होते जाने की कारणों को तलाश करती पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। अर्दोगान साहब जो हैं, जो आपके बड़े दोस्त हैं, वो ओआईसी के अंदर जो कश्मीर कमेटी है उसके हेड है, मगर कश्मीर का कोई जिक्र नहीं आया इस कॉन्फ्रेंस में। फ़लस्तीन का जिक्र आया है। अब मुझे बताएं, अफगानिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है, फ़लस्तीन का जिक्र आ रहा है मगर कश्मीर का जिक्र नहीं आ रहा, तो ये तो बहुत बड़ा स्नब है ना, इट्स वेरी बिग स्नब। और क्योंकि टर्की भी आपके लिए नहीं खड़ा हो सका इस मौजू के ऊपर, तो एक तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ स्नब है कि कश्मीर के ऊपर बात नहीं हुई, फ़लस्तीन के ऊपर हो गई, या तो फ़लस्तीन के ऊपर भी ना करते, सिर्फ अफगानिस्तान की बात करते, मगर ऐसे नहीं हुआ। जब आप खुद नहीं उठ रहे और कोई दूसरा मुल्क किसी को असला दे और आपको हो के ये क्या हो गया, ये क्या चल रहा है भाई? तुर्की ने कश्मीरियों से गद्दारी कर दी, तुर्की ने इंडिया से रिलेशंस बना लिए। मेरे भाई आप मुझे ये बताएं, आपने क्या किया है? आपने फैसला किया है कश्मीरियों के लिए लड़ने का, आप लड़े हैं, आप लड़ते हैं, आप लड़ाई शुरू करते हैं, आप कश्मीर की आजादी के लिए एफर्ट करते हैं, आप जिहाद करते हैं। उसके बाद तुर्की या कोई इस्लामी मुल्क नहीं आता आपके लिए मदद के लिए, तो फिर आप शिकवा करते हैं, फिर आप नाराज होते हैं। लिहाजा जब आपने खुद ही चूड़ियां पहनी हुई हैं, जब आपको खुद ही कश्मीर के अंदर रहने वाले मुसलमानों का दर्द नजर नहीं आता, तो भारत तो जश्न मनाएगा। पाकिस्तानी मुफ्त में नाराज, पाकिस्तानी नाराज। अच्छा, तुर्की ने फिर कश्मीर से गद्दारी कर दी, कश्मीरियों से गद्दारी कर दी है। तुर्की ने इंडिया को ड्रोन दे रहा है। देखो, हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है, हर मुल्क की अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है, हर मुल्क की अपनी उनकी कंडीशंस होती हैं, अपने लिहाज से उन्होंने चलना होता है। किसी ने पाकिस्तान से पूछ के अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनानी होती। मुल्कों के कई मुल्कों के साथ ताल्लुकात होती हैं, या ताल्लुकात ना भी हों, बिजनेस और बाकी चीजें जो हैं ये एक अलग डिबेट हुआ करती हैं। फिर जो गुस्सा कर रहे हैं लोग कि देखो तुर्की ने क्या किया, तुर्की ने बेवफाई कर दी। और मेरे भाई आप मुझे ये बताएं, आपने कश्मीर के लिए क्या कर लिया जो तुर्की पीछे रह गया है? आपने क्या किया है? आप लड़े हैं जो तुर्की आपकी मदद को नहीं आया? नहीं ले रहा है, मतलब डोजियर्स के बाद और जो करारदादें, मतलब एक उम्मीद है ना कि शायद ये बेहतर हो जाए, ये मसला हल हो जाए, लेकिन दुनिया तो देखते हुए अंधी बनी हुई है, सुनते हुए बहरी बनी हुई है, बोल सकते हैं लेकिन गूंगी बनी हुई है। और जो इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले बड़े अलमदार बने होते हैं, चैंपियन बने होते हैं, इनको तो अपने दफ्तरों के बाहर अब्दुल बासित में थोड़ी ये सख्त बात करें, इनको ताले लगा देने चाहिए। ये किस काम के लिए इन्होंने दफ्तर खोले हुए? कौन से इंसानी हकूक? कश्मीर में जो है इनको नजर भारत पे कोई प्रेशर नहीं है जी, ना मतलब इंटरनेशनल प्रेशर कोई बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से क्योंकि भारत एक ह्यूबरिस्टिक पावर हो गई, एरोगेंट पावर हो गई, उनका ख्याल ये है कि वो जो कुछ करें, क्योंकि उनका इकोनॉमिक क्लाउड बढ़ गया है, डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ गया है, तो वो जो कुछ और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मेथोडिकली चल रहे हैं। अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस जिस तरह वो कर रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर के दरमियान जो सीटों का मामला है
वो बढ़ जाएगा और फिर जो हिंदू वहाँ से जो डोमिसाइल उन्होंने 4 लाख के करीब बल्कि 40 लाख के करीब इशू किए हैं, तो वो लोग वहां पे अब जाएंगे। तो इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर काबिज हुए थे तब उन्होंने न जाने क्यों गलतफहमी पाल लिए थे कि वे चूंकि क्रिकेट में बड़े महान खिलाड़ी रहे हैं, उनकी शोहरत पूरी दुनिया में व्याप्त है, इसलिए उन्हें वर्ल्ड लीडर बनने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपने वसूलों के आधार पर चलती है, उसे व्यक्ति के शोहरत से कोई लेना देना नहीं है। उधर तुर्की के राष्ट्रपति तैयब उर्दगान भी मुस्लिम देशों के चौधरी बनने के फिराक में थे। इसी बीच भारत ने जब कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया तो दोनों के लिए लगता है कि यह मौका मिला, या उन्होंने ये सोचा कि यही अवसर है कि जो कि जम्मू कश्मीर का ऐसा मसला है जो पूरी मुस्लिम दुनिया में एक मसला बन सकता है। इसलिए दोनों देशों ने भारत का विरोध करना शुरू किया और वे लोग सोचे कि ओआईसी की पहले बैठक बुलाई जाए और भारत की उस ओआईसी की बैठक के द्वारा भर्त्सना किया जाए। लेकिन सऊदी अरबिया जो भारत के बहुत नज़दीक था और भारत और सऊदी अरब की दोस्ती जग जाहिर भी है, सऊदी अरबिया ने इन दोनों देशों के बात को मानने से इनकार कर दिया और ओआईसी की कोई भी बैठक जिसमें जम्मू कश्मीर का मुद्दा डिस्कस होने वाला था उसने बुलाने से इनकार कर दिया। तब इन्हें लगा कि अब ऐसा करना चाहिए कि मुस्लिम देशों को ही अपनी ओर कर लेना चाहिए और इन्होंने मुस्लिम देशों का एक अलग गुट ओआईसी को से भी अलग गुट बनाने का सपना संजो रखा और इन दोनों देशों को यानी पाकिस्तान और तुर्की को साथ मिला मलेशिया का। इस प्रकार कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के अलावे मलेशिया और तुर्की दो ही ऐसे देश थे जो भारत के खिलाफ थे। भारत के ये दोनों देश टारगेट पर थे। भारत ने पहला निशाना बनाया मलेशिया को। आप लोगों को पता ही हुआ कि मलेशिया से भारत पाल्म ऑयल बहुत भारी मात्रा में आयात करता है और मलेशिया की अर्थव्यवस्था ही पाल्म ऑयल के निर्यात पर आधारित है। जब भारत ने पाल्म ऑयल का आयात करना वहाँ से बंद कर दिया तब मलेशिया में चीख पुकार मचा और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद जो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिए थे उन्हें अपने पद से भी हाथ धोना पड़ा। नए राष्ट्रपति आए और वे भारत का समर्थन किए तब जाके और कश्मीर के मुद्दे से दूर हुए तब जाके उनकी जान बची। दूसरे टारगेट पर थे तैयब उर्दगान जो तुर्की के राष्ट्रपति थे। इधर कुछ हाल के दिनों में तुर्की की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। ऊपर से अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध भी लगा दिया। भारत को यही मौका था कि तुर्की के निकट चला जाए और भारत ने तुर्की को मदद करने के नाम पर 100 ड्रोन खरीदने का ऑर्डर दे दिया और 100 ड्रोन तुर्की की अर्थव्यवस्था में बहुत भारी मददगार साबित हुआ। और यही नहीं, ड्रोन बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसका 30% शेयर भी भारतीय कंपनी ने भारत सरकार के इशारे पर खरीद लिया। अब यह तुर्की के लिए भी एक अच्छा अवसर मिला। पाकिस्तान तो केवल दोस्त बनना चाहता है, भारत ने तो आर्थिक मदद कर दिया जिसको तुर्की की बहुत सख्त आवश्यकता थी। यानी एक देश से पाल्म ऑयल का आयात बंद करके और दूसरे देश से ड्रोन का व्यापार शुरू करके एक देश के साथ व्यापार बंद किया, दूसरे के साथ शुरू किया और इस प्रकार दोनों देश जो तुर्की और मलेशिया थे कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिए थे, दोनों को पाकिस्तान से भारत ने काट दिया। और यही होती है डिप्लोमेसी, जो हमारी जो डिप्लोमेट हैं उन्होंने ऐसा कर दिखाया और एक प्रकार से आज तुर्की भी पाकिस्तान के खिलाफ हुआ। इसीलिए अभी जो ओआईसी की बैठक पाकिस्तान में समाप्त हुई है, पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश किया कि वह मुद्दा उसमें आए और एक भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो। और ताज्जुब की बात यह है कि ओआईसी में जो कश्मीर की कमेटी है उसके प्रमुख तुर्की का ही नेता हैं, मैंने तुर्की के ही राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनके तरफ से या उनके रिप्रेजेंटेटिव के तरफ से कोई भी मसला नहीं उठ पाया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का राजनीति, भारत की डिप्लोमेसी आज कितनी असरदार साबित हो रही है और यह दिनों दिन असरदार होते जा रही है। और इसका मुख्य कारण है कि आज का हमारा नेतृत्व जो प्रधानमंत्री हैं और दूसरा भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।